Hello, welcome to Brahmastra Academy. Myself Maulik Mehta, and I am going to teach you to the different topics of physics subject. In which one of the topic that we are going to discuss, that is all about the general property of the matter. Now, do you know what is general properties of the matter? ज़्यादातर बेटा हम क्या देखते हैं? There are three types of matter: solid, liquid and gas. तो हम जब उसको देखते हैं तो हमको देख के तुरंत पता चल जाता है. जैसे कि सॉलिड क्या है, तो मेरे हाथ में ये जो पेन है वो सॉलिड है. अब आप कैसे बोलोगे ये सॉलिड है? सो देयर आर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कि इसका जो शेप होगा वो आसानी से चेंज होगा नहीं. अगर आप इसको ड्रॉप करोगे तो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा. उस तरह से कभी भी अपना वो शेप इजीली चेंज नहीं करता है. जबकि लिक्विड के अंदर क्या होता है, उसको आप कोई भी आप मान लो कोई भी बर्तन ले लोगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसका वो शेप क्या करेगा, लेगा. और तीसरा होता है गैस. और गैस जो होता है वो हमको दिखता ही नहीं है. जनरली द गैसेज आर नॉट विजिबल टू अस. जैसे कि यहाँ पे मैं हूँ, आप है, क्या आपको यहाँ पे हवा दिख रही है? देयर इज द एयर, बट हमको दिख नहीं रही है. ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन होगा, और दूसरे प्रपोर्शन हमने पढ़े हुए हैं कि एटमोस्फियर इन द लेट्स से 70% नाइट्रोजन इज देयर, 20% is oxygen is there, and all other gases are converted into that 1%. तो ये होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? जैसे कि अब पहले यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, इस टॉपिक के अंदर हम पहले पढ़ेंगे सॉलिड के ऊपर, उसके बाद पढ़ेंगे जब आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स तो उसमें हम पढ़ेंगे लिक्विड के ऊपर, और आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वी हैव टॉपिक कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे रिगार्डिंग द गैस. तो सबसे पहले अभी तो हमको पता है कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, बट ये सारी जो प्रॉपर्टीज है वो हमको किस तरह से पता है? उसके स्ट्रक्चर को देख के. पर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग. चल, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा बेटा कि मैटर होती क्या है. ये वो वाली मैटर नहीं है तो ज़्यादातर हम बोलते हैं बड़ी मैटर हो गई. ये वो वाली मैटर नहीं है, ये साइंस वाली मैटर है. मैटर का मतलब any substance which has mass and occupies the space is called matter. इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है जिसका मास है और वो कोई जगह रोक रहा है. अब आप बोलोगे कि सर हवा कहाँ जगह रोक रही है? सो बेटा देयर इज अ ऑलवेज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैसेज एज वेल. ऊपर से आप देखा जाओगे ना तो आपने देखा होगा बल्ब जब गुब्बारा फूलता है तो वो फूल क्यों रहा है? बिकॉज उसके अंदर की जो जगह है वो किससे भर गई? हमने हवा से भर दी. तो एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइड द स्पेस इज कॉल्ड मैटर. अब ये जो मैटर होते हैं वो कितने बैग्स के होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हाँ, अगर आप ज़्यादा मॉडर्न फिजिक्स की ओर जाओगे तो और बहुत सारे है, जैसे कि बोइराइजेशन, कंडेंसेशन है, प्लाज्मा है. बट अभी हमको जो पढ़ना है वो बेसिकली क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉलिड स्टेट्स. What is solid? Solid are substance in which intermolecular forces are so strong that the molecules or higher remains almost fixed at their equilibrium position. क्या बोल रहे हैं कि जो सॉलिड बना हुआ होता है, आप उसको बेटा एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट्स से दिस इज अ शेप ऑफ एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब इसको मैं बोल देता हूँ इंटरनल मॉलिक्यूल. ये है उसके इंटरनल मॉलिक्यूल. नाम भी मौलिक सर है और ये भी क्या है? मॉलिक्यूल. अब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ये तुम बहुत सारा पढ़ोगे. तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर सो स्ट्रॉन्ग दैट फिक्स एट दे. तो दो जगह है बेटा, इन दोनों के बीच का लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो इतना ज़्यादा है कि वो एक दूसरे के साथ क्या रहता है? चिपक कर रहता है. अब चिपक कर रहने की वजह से क्या होगा? दे आर नॉट टेंडेंसी टू चेंज देयर शेप. उसकी जो टेंडेंसी होती है चेंज शेप होने की, वो कब होगी? वो हम लिक्विड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगी तब हमको पता चल जाएगा. पर बेटा सॉलिड में तो क्या हो जाता है? सॉलिड के अंदर इनके बीच में कोई जगह ही नहीं होती है. वो जगह क्यों नहीं होती है? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस बिटवीन दिस मॉलिक्यूल्स. सो फ्रॉम दैट वी कैन आइडेंटिफाई वेदर द ऑब्जेक्ट इज सॉलिड और नॉट. ओके फाइन, लेट्स ड्रॉप विद द लिक्विड. लिक्विड क्या होता है? सो लिक्विड आर द सब्सटेंस इन विच intermolecular forces are lesser compared to the solid and their shape can be changed. अब ये शेप चेंज होने का मतलब क्या होता है बेटा? ये बहुत सिंपल तरीका है, आप अभी प्रैक्टिकली कर सकते हो. अभी आप मान लीजिए आपके पास पानी की बॉटल है,
तो पानी की बोतल के अंदर पानी का शेप कौन सा है? बोतल की शेप का। वही पानी को आपने एक बोतल में से ग्लास में ले लिया, तो अब पानी का शेप कौन सा हो गया? जैसा ग्लास का शेप है। अब आपको इच्छा हो गई वो ग्लास को उठा आपने सरफेस पर क्या कर दिया? डाल दिया। तो वापस जैसे सरफेस का शेप है तो वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इनके बीच भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो होते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि इनके बीच में नहीं होता है, बट वो कम होता है कंपेयर टू सॉलिड। एस तरह आप नहीं पाओगे दैट इंटरमॉलिक्यूल्स, इनके जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली कपल्ड नहीं होते हैं। कपल्ड होने से क्या होता है? वो एक दूसरे के साथ चिपक कर नहीं रहते हैं। इसलिए आप उसको जिस शेप के अंदर डालोगे वो उसका क्या करेगा? शेप को मेंटेन करेगा। वापस आपने उसका कोई चेंज कर दिया, वापस उसका शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट सॉलिड एंड लिक्विड। लेट्स टॉक अबाउट द गैसी। गैसेस के अंदर क्या होता है? इन गैसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्मॉल एंड देयर शेप एंड वॉल्यूम कैन बी इजीली चेंज। इसका बेसिक एग्जांपल बेटा क्या है? बलून। हमने देखा है बलून के अंदर क्या होता है? इंटरनली जो स्टार्टिंग में बलून को देखोगे तो कुछ आपको ऐसा ही सिर्फ दिखेगा। यहाँ से आप हवा भरते हो, जैसे ही आपने हवा भर दी क्या हो जाएगा? ये बलून क्या कर देगा? अपनी जगह रखेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या फिल हो जाएगी? एयर। जैसे ही एयर फिल हुई, इसने अपना शेप भी चेंज कर दिया और क्या रिकॉर्ड हुआ है? उसका वॉल्यूम भी चेंज हुआ। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है? इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द सॉलिड के अंदर ऑलमोस्ट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हर बार, ऑन द मोस्ट ऑफ द टाइम। इन लिक्विड एज वेल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, बट इन गैसेस के अंदर थोड़े भी चेंज से उसके वॉल्यूम में क्या आ जाता है? ज़्यादा चेंज, क्योंकि वो प्रेशर पर ज़्यादा डिपेंड करता है। क्या होता है वो डेप्थ में हम कहाँ पढ़ेंगे बेटा? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। सो दिस इज अबाउट सॉलिड लिक्विड। तो जैसे कि बेटा आप सॉलिड में पढ़ा, लिक्विड में पढ़ा, तो गैस में क्या होगा? गैस के से बेटा कुछ ऐसा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर्स, वो जो इंटरमॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ कैसा है? बहुत दूर दूर है। दूर दूर होने की वजह से क्या है? इन लोगों के बीच का इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस आर वेरी मच लो। इस तरह से क्या होता है? उसको आप जैसे डालोगे उसका तुरंत शेप चेंज, तुरंत उसका वॉल्यूम चेंज। क्लियर? सो बेसिकली ऑब्जेक्ट विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। एंड दूसरा क्या होता है बेटा? 3 टाइप के मैटर्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? बहुत ज्यादा। दूसरा क्या हो गया बेटा? लिक्विड, जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर क्या होते हैं? होता तो है फोर्सेस बट कम होता है, और इसके अंदर तो सबसे कम होता है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, द बेसिक टाइप ऑफ द मटेरियल। अब इस टॉपिक के अंदर हम ज़्यादा पढ़ेंगे किसके बारे में? मैंने आपको पहले ये बोल दिया, वी आर गोइंग टू टॉकिंग मोर अबाउट द सॉलिड, दैट व्हाट विल बी हैपन व्हेन यू आर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स और प्रेशर टू द सॉलिड्स। तुमको बेटा पढ़ना यही है। अब अल्टीमेटली सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, मतलब कोई भी मैटर हो, उसके ऊपर ये जितने सारे सॉलिड है उसके ऊपर प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर, ये सारे के सारे चीज़ों का इसके ऊपर क्या असर होगा वो हमको इसमें समझना है। तो पहले यहाँ का हम क्या पढ़ेंगे बेटा? अबाउट द सॉलिड्स। लेट्स से अब आप में ये टर्म बहुत सुना होगा, इलास्टिसिटी। अब आपने टर्म इलास्टिसिटी नहीं सुना होता है, आपने टर्म सुना कौन सा होता है बेटा? इलास्टिक। अब जब भी हम ट्रैक पहनते हैं या फिर हम मान लो ऐसी टी शर्ट पहनते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? देयर इज एन इलास्टिक। व्हाट इज द नेचर ऑफ इलास्टिक? इलास्टिक का नेचर हम जनरली क्या मानते हैं कि हम देखते हैं जब ऐसे ही पड़ा होता है ट्रैक तो वो उतना कम दिखता है, बट जैसे ही हम उनको पहन लेते हैं वो अपने शेप के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं? उसका साइज चेंज कर देता है। वापस जैसे आप निकाल लोगे तो वापस अपना शेप क्या कर लेता है? वापस हासिल कर लेता है। क्लियर? तो इलास्टिसिटी इज अ टर्म। क्या है? इलास्टिसिटी इज अ टर्म in which when you are applying that external force to that object, it will change its shape, but as soon as you are going to remove that external force, that object will try to get its original shape. क्लियर? आपने ये चीज़ रबर में भी देखी हो कि रबर बैंड जो होता है,
रबर मेड को आप नॉर्मली थोड़ा सा प्रेशर दोगे, थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स दोगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे ही आपने फोर्स कम कर दिया वापस उसके अपने आप शेप में आ जाएगा। Here, so this is about the elasticity property of the solid, that when we are applying external force to an object, at that time if an object try to remain its original state, तो उसकी elasticity क्या है, सबसे ज्यादा। So, elasticity is the property of body by virtue of which a body regains or tends to regain its original configuration, shape as well as size after the removal of applied forces, and body itself is called elastic body. तो क्या होता है, when you are applying force to object, and definitely when you are applying the force to any of the object, तो क्या होगा, उसका मान लेते हैं शेप चेंज हो गया। But after removal of that force, if object try to maintain its original shape, then the property is called as elasticity, and that object is known as elastic body. Clear? अब elasticity के regarding there are some called terms. क्या होता है ये हमको समझना पड़ेगा। बेटा इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, लेट टेक वन रबर बैंड विथ यू, इससे होगा क्या, आपको ये टॉपिक समझना बहुत से आसान हो जाएगा। लेट्स से फर्स्ट टर्म क्या है, deforming force, if a force applied on a body produces a change in the normal position of the molecules of the body, which result in a change in the configuration of the body, either in length, volume or shape, then the force applied is called deforming force. बेटा पहली चीज तो डिफॉर्म करना मतलब क्या होता है, कोई ऐसा फोर्स जिसके उसके शेप, साइज, लेंथ, एनी ऑफ द पैरामीटर इज गोइंग टू चेंज। जब भी आप कुछ बाहर से फोर्स लगाते हो और कोई भी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, उसकी लेंथ हो गई, उसकी साइज हो गई, उसका शेप हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया, अगर वो चेंज हो रहा है देन दैट फोर्स इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स। क्लियर? नेक्स्ट टर्म इज परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। जैसे कि हमने बताया परफेक्ट इलास्टिक बॉडी का मतलब क्या होता है, when you are applying an external force to an object। अब तो ये आपको याद रहेगा, अगर बार बार सर बोल रहे हैं तो जी। so when external force to apply to an object, after removing of that force, if object gains its original shape, size, length, volume, everything, then that body is called as perfect elastic body। बाय डिफॉल्ट नेचुरली कोई परफेक्ट इलास्टिक बॉडी होती नहीं। हमारे मान लो जो बोन्स होते हैं उसमें भी फ्रैक्चर आता है, तो कई बार डॉक्टर ट्राई तो कर लेते हैं, बट इफ देयर विल बी सर्टेन काइंड ऑफ मिसप्लेसमेंट होता है, थोड़ा बहुत तो होता ही है, तो वो परफेक्ट इलास्टिक बॉडी नहीं है। आइडियल केस में, आइडियल मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है ही नहीं जो परफेक्ट इलास्टिक बॉडी हो, नियर टू हो सकता है, मतलब आप मान सकते हो 99.99% है, पर 100% तो इलास्टिक बॉडी पॉसिबल नहीं है। Here, let's call with the next term that is called a plastic body. Now, first of all, that you have to understand what do you mean by plastic body. अब प्लास्टिक बॉडी को समझना होगा क्या करोगे, यू हैव टू ऑप्शन। अगर आपके घर पर कोई भी फर्नीचर नया है तो उसके ऊपर लाइनिंग की गई होती है, वो प्लास्टिक का आपको दिख रहा होगा। और दूसरा क्या होता है, आपका जो नोट है उसके ऊपर भी लेमिनेशन वाला एक पतली से लेयर होता है, अगर आप उसको निकाल लो दे वो हो तो निकाले क्यों। समझने के लिए बेटा सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट द एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपीरियंस। जितना जितना एक्सप्लोर करते जाओगे, जितना जितना प्रैक्टिकली समझने पाओगे, उतना उतना आपके लिए क्या हो जाएगा, इसको समझना आसान हो जाएगा। सो व्हाट इज प्लास्टिक बॉडी, लेट अंडरस्टैंड। If a body has no tendency to regain its original configuration and tends to maintain its deformed state even after the removal of the deforming force, then the body is called as plastic or you can say non-elastic।
अब आपने इलास्टिक को समझ लिया था क्या कि अपना ओरिजिनल शेप को क्या करेगा, ट्राई टू मेंटेन और रीगेन। इफ बॉडी फेल्स टू डू सो, अगर आपने एक बार जैसे कि अब सिंपल मान लो प्लास्टिक का ही ले लो लेयर, उसको खींचो, उसका शेप चेंज हो गया, अब आप कुछ भी करोगे वापस उसका शेप आएगा नहीं। तो क्या हो गया, वो अपना ओरिजिनल शेप हो, साइज हो, लेंथ हो या वॉल्यूम, कोई एक पैरामीटर या बहुत सारे, कोई भी एक अपने ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स दैट बॉडी इज नॉन एज प्लास्टिक बॉडी और यू कैन से दैट नॉन इलास्टिक बॉडी। हियर लेट अंडरस्टैंड इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है बेटा, when you are trying to learn something in physics, there is a term called limit is everywhere. When you are doing integration, तो finite integral में भी क्या होती है, लिमिट। तो लिमिट से हमको पता क्या चलता है, तो बेटा लिमिट से हमको क्या पता चलता है कि पर्टिकुलर रेंज के अंदर वो ऐसा बिहेव करेगा, when it goes out of the limit ये ऐसा बिहेव करेगा। हमने ये महाभारत में भी देखा है, रामायण में भी देखा है। रामायण में तो हमने देखा है वो लक्ष्मण रेखा, वो लिमिट की, जैसे ही उस लिमिट को क्रॉस कर दिया द सिचुएशन गॉट चेंज। जब ये महाभारत भी हो रहा था तो लिमिट रखी थी, अगर सारा का सारा दुर्योधन ने तो बहुत उत्साह है, पर अगर इस युधिष्ठिर ने कि लिमिट रखी होती तो ये इतना सब कुछ होता नहीं क्या। तो कोई भी बॉडी अगर इलास्टिक है तो बेटा उसकी भी क्या होगी, एक लिमिट। लिमिट का मतलब क्या हुआ कि अब ये बाहर से हम क्या लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। सो व्हेन यू आर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स टू अ सर्टेन लिमिट, लेट्स से 10 न्यूटन, एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लो 10 न्यूटन, तो आपने 10 न्यूटन तक फोर्स लगाया और आप फिर छोड़ दिया, तो उसने वापस क्या कर दिया, अपना शेप ले लिया। अब आपने 11 न्यूटन, 12 न्यूटन, 15 न्यूटन लगा दिया, तो उसका क्या हुआ, उसका ब्रीच था कि 10 न्यूटन फोर्स तक उसके शेप में कोई चेंज आएगा नहीं। जैसे ही आपने 10 के लिमिट को क्रॉस कर दिया, नाउ दैट बॉडी विल नॉट गोइंग टू हैव इट्स ओरिजिनल शेप, तो वो उसकी क्या होगी, लिमिट। ये प्लास्टिक जो लिखा हुआ है बेटा इलास्टिक लिमिट, तो जिस लिमिट तक मतलब कि जितने फोर्स तक वो अपना ओरिजिनल शेप वापस रीगेन कर सके, तो उस वाले फोर्स को बोला जाता है उसकी इलास्टिक लिमिट। हियर लेट अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच a body radius is property of elasticity is called elastic limit of the material of the body। मैंने आपको सिंपल वे में बहुत अच्छे से समझा दिया। क्या समझा दिया कि प्लास्टिक या इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है बेटा कि उतना मैक्सिमम फोर्स के उतने फोर्स तक उसके कोई भी पैरामीटर, साइज, लेंथ, वॉल्यूम, शेप अगर चेंज नहीं आ रहा है, मैक्सिमम वो उतना वाला फोर्स, मतलब हमारे एकदम वन में 10 न्यूटन, 11 न्यूटन दे दिया तो 10 क्या हो गया, 10 न्यूटन इज इलास्टिक लिमिट। क्लियर। अब बात करते हैं 11 न्यूटन की। 11 न्यूटन माने तो बेटा 11 न्यूटन का मतलब हमारे एग्जाम्पल में हमने क्या बोला अभी कि 10 न्यूटन तक अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया देन देयर विल बी नो चेंज इन एनी ऑफ द पैरामीटर। बट जैसे ही 11 हो गया, अब क्या हुआ, एज सुन एज इट बिकम्स 11, अब क्या होगा, वो ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। देयर विल बी सम चेंज इन इट्स शेप, साइज, वॉल्यूम, लेंथ एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस मतलब होता क्या है बेटा, हमारे दिमाग में लगने वाला स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, उस स्ट्रेस पे भी काम से ही करता है। अगर आपका दिमाग ज़्यादा स्ट्रेस में है तो क्या होता है, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, द इंटरनल restoring force acting per unit area of a deformed body is called as the stress। क्या बोला जाता है बेटा, स्ट्रेस। बेसिकली देखा जाओगे ना तो स्ट्रेस से क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। इट इज द सेम एज प्रेशर, इट इज सेम एज प्रेशर, फोर्स बाय एरिया। अगर फोर्स का यूनिट क्या होगा बेटा, न्यूटन, एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके टाइम में चाहे किसके जैसे है, प्रेशर जी से, तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल। तो स्ट्रेस का भी ऐसा यूनिट मेरा क्या हो गया, पास्कल। ये अब ये पास्कल क्या होता है,
इसको आप डेप्थ में पढ़ोगे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, क्योंकि पास्कल नाम के साइंटिस्ट का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है टू फाइंडिंग आउट द फोर्स पर यूनिट एरिया। तो उसकी यार में फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो गया है, पास्कल। तो स्ट्रेस का मतलब क्या हो बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स पर यूनिट एरिया को समझने का बेस्ट तरीका क्या है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया को अब सिंपल एग्जांपल से समझ जाओगे। आपको अगर मान लो ये दीवार है, ये एक वॉल के ऊपर आपको ये क्या करना है, एक छोटी सी पिन को घुसाना है। तो आपने देखा होगा पिन कैसी होती है, ऊपर से थोड़ी ऐसे शार्प होती है और फिर ऐसा करके पिन होती है। वो शार्प मतलब पीछे की ओर से शार्प में होता है, फिर हम आगे से उसको ठोकते हैं। अब होता क्या है, अगर आप पेंसिल को चलो हम एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लेते हैं। लेट्स से पेंसिल इज मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल ऑफ द पी। हमारी जो पील होती है और पेंसिल दोनों को ले लो, पेन को आपको डालना है ऐसे करके और पिन को डालना है, इसी भी कौन सा चला जाएगा, पिन। क्योंकि उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, कम। एरिया कम माने प्रेशर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा तो स्ट्रेस ज्यादा, तो इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। क्लियर? सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्ट्रेस। अब स्ट्रेस से होता क्या है, 10 मीटर। अब यहाँ पे पास्कल की बात हो रही है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, सिर्फ फोर्स का इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ किसका इंपॉर्टेंट है, पर यूनिट एरिया। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपन व्हेन यू आर अप्लाइंग स्ट्रेस थ्रू एनी ऑब्जेक्ट। ओके, सो बाय अप्लाइंग द स्ट्रेस व्हाट विल हैपन। जैसे बेटा आपका स्ट्रेस आ रहा है, अब स्ट्रेस को है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, बट हम फोर्स से जैसे समझ सकते हैं। मैंने जो आपका एग्जाम्पल में दिया था 10 न्यूटन और 11 न्यूटन वाला, तो 11 न्यूटन लगाने से क्या होता है, वो ओरिजिनल शेप अपना वापस नहीं आ पाएगा। तो क्या होगा, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के कुछ पैरामीटर में चेंज होगा, आइदर उसकी लेंथ चेंज होगी, उसका एरिया चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकती है, या कुछ भी होगा। तो वो जो एक पैरामीटर है क्या कि वो स्ट्रेस लगाने से ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ चेंज आएगा, तो उसको बोला जाता है बेटा स्ट्रेन। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन इज द रेशियो, स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। क्या बोल रहे हैं बेटा, चेंज बाय इट्स ओरिजिनल वैल्यू, चेंज बाय इट्स ओरिजिनल वैल्यू। डेल्टा का मतलब क्या होता है बेटा, तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस का स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेस के लगने से क्या होगा, स्ट्रेन। अब मैंने बोला कोई भी पैरामीटर चेंज हो सकता है, तो डेल्टा एल बाई है, कभी कभी डेल्टा ई बाई के, और आगे जाके डेल्टा बी बाई के, सारे के सारे टाइप ऑफ स्ट्रेन ही है। जनरली स्ट्रेन को क्या बोला जाता है, डेल्टा एल बाई एल, पर आगे जाके आप पढ़ोगे बल्क मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस, तो वहाँ पे डिफरेंट क्या होंगे, एरिया चेंज हो रहा है, कभी सिर्फ लेंथ चेंज हो रही है, कभी पूरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आएगा। जनरली अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डेल्टा एन बाई एल, इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। ये समझाना क्या चाहता है, चलो पहले ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स से एन ऑब्जेक्ट इज हैविंग अ लेंथ ऑफ 100 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ कितनी है बेटा, 100 सेंटीमीटर। नाउ यू आर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स, as soon as you are applying the external force, its length it become 102 centimeter, let's say 102 centimeter। तो उसके लेंथ में चेंज क्या है बेटा, डेल्टा एल जितना, डेल्टा एल माने फाइनल माइनस इनिशियल, सो 102 माइनस 100, लेट्स से 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या है बेटा, स्ट्रेन नहीं, ये स्ट्रेन नहीं है। स्ट्रेन तो क्या है, रेशियो, इसका रेशियो चेंज बाई ओरिजिनल वैल्यू, मतलब कि डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल कितना मेरा 2 सेंटीमीटर, और ये तो कितना था
100 centimeter, centimeter, centimeter cut 0.02. And we know that strain is the ratio. और हमको पता है ratio is a dimensionless quantity. Ratio is a dimensionless quantity. And the dimensional formula for any of the dimensionless quantity will be M0, L0, T0. T0 जितने की सारे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0. इसका मतलब रेशियो, मतलब आपको ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये अच्छा एमसीक्यू है क्या, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द स्ट्रेन, ये पूछ सकते हैं. क्लियर. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. अब लॉजिक करके हमको एक चीज़ें बात करनी, अगर मैं ये से वो तो आपको टेस्ट नहीं, बट अगर मेरी आवाज़ बड़ी है तो आपको ज़्यादा सुनाई देगा. तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमने नॉर्मली भी देखा है. एक ट्राई करो, मोबाइल लो और धीरे से गिराओ, और मुझसे मैं जोर से गिराओ, क्या हूँ. डोंट ट्राई धीरे होम. वो होता है ना गेम के अंदर कि कृपया बाई मत करिए, तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल को दिया, बट इसका मतलब क्या होगा, बाय अप्लाइंग स्ट्रेस there will be change in strain, but if I apply more stress then more strain will be there. ये तो लॉजिक सिंपल है ना. आपने ज़्यादा फोर्स लगाया तो डिफॉर्म क्या होगा ज़्यादा. by applying maximum amount of force the maximum amount of deformation will be there. मतलब जितना फोर्स है ज़्यादा उतना डिफॉर्म ज़्यादा, जितना डिफॉर्म ज़्यादा. इसका मतलब my stress is proportional to strain. My stress is proportional to strain. स्ट्रेस और स्ट्रेन दो बेटा क्वांटिटी है. अगर आप ज़्यादा पढ़ रहे हो ना तो दो होते हैं. स्ट्रेस को बोला जाता है सिग्मा और इसको बोला जाता है एप्सिलॉन. सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन. ये सिंबल के फॉर्म में इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप कोई भी रेफरेंस बुक कर रहे हो ना फॉर द एग्जामिनेशन तो आपके लिए हो जाएगा दैट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. इसका सीधा सीधा मतलब क्या होगा, जितना स्ट्रेस है ज़्यादा उतना स्ट्रेन ज़्यादा. ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा देयर विल बी अ चेंज इन इस पैरामीटर. हियर दैट इज कॉल्ड एज हुक्स लॉ. लेट्स से प्रेशर. अब हमने इतना तो पढ़नी है. क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा स्ट्रेस के बारे में. अब मैंने तब भी बोला था कि स्ट्रेस इज सेम एज प्रेशर. स्ट्रेस इज सेम एज ए प्रेशर. तो क्या होता है प्रेशर बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया. अब इसके अंदर ना थोड़ा सा झोल है. झोल का मतलब व्हेन यू आर रिमेंबरिंग दिस फॉर्मूला तो अब यही बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया. बट रियर में यहाँ पे नॉर्मल फोर्स का इंपॉर्टेंस है. किसका, नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स बोले तो परपेंडिकुलर फोर्स टू द सरफेस. एग्जाम्पल ले लो, मेरे को यहाँ पे एक वापस करनी है तो मैं यहाँ पे जितना भी फोर्स लगा होगा ना उसको जाना अंदर है, नीचे जाना है, अंदर जाना है ना. ये सब मैं ऐसा लगाऊंगा फोर्स. लेट्स से मैं यहाँ पे मैंने ऐसे फोर्स लगाया तो मेरे यहाँ से दो हो गए. एक ये वाला फोर्स, हाँ ये पीछे लगने वाला और ये लगने वाला, तो ये फोर्स ही काउंट होगा जो मेरी सरफेस से क्या हो रहा बेटा, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो जब आपको इसको अच्छे से समझना हो तो क्या होता है, तब आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है. क्या है, आपको बेटा ये समझने का इंपॉर्टेंस है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. अगेन फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर. सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. चलो इसके ऊपर से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर. मेरे ख्याल से ये तो बहुत आसान है आपके लिए. कैसे आसान है, तो आसान तो है सर, हमको पता है फोर्स का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला. इसका यूनिट होता है बेटा न्यूटन. न्यूटन माने F इज इक्वल टू एम ए. एम ए का मतलब M1 L1 E माइनस 2. S इज इक्वल टू एम ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर माने L2. तो ये क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, M1 L माइनस 1 T माइनस 2. क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेशर. अब ये प्रेशर जो है बेटा वो थ्योरेटिकल है. वो क्या है, थ्योरेटिकल. थ्योरेटिकल का मतलब और प्रैक्टिकल.
दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में बेटा बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है? तो जब भी हम कोई भी प्रेशर को मेजर करते हैं थियोरिटिकल, हम ये फॉर्मूला लगा दें, बट मान लेते हैं व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपने सुना होगा ही, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? आपने यहाँ तक सुना होगा, कोई भी आप क्या कहते हैं, कोई भी फैक्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे भी क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा अबाउट द मशीन्स। तो प्रेशर का मतलब क्या होता है वहाँ पे? तो प्रेशर वहाँ पे मेजर किस तरह से होता है, फॉर्मूला लगाते। डोंट बी इन इल्यूजन, कोई ऐसे इल्यूजन में मत है ना। वहाँ पे बेटा क्या यूज होता है, देर आर सर्टेन काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच आर गोइंग टू मेजर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स। जैसे कि मेरे को लेंथ को मेजर करना है तो क्या चाहिए, स्केल चाहिए। मेरे को अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना हो तो क्या चाहिए, थर्मोमीटर। उसी तरह से आपको ये भी पता होगा देयर इज अ डिवाइस फॉर लैक्टोमीटर। आप ये कमेंट में लिख देना कि लैक्टोमीटर का यूज़ क्या फाइंड करने के लिए होता है, पर वहाँ पे क्या बोलते हैं, लैक्टोमीटर भी होता है। उसी तरह से प्रैक्टिकली टू मेजर प्रेशर ऑफ द एनी ऑफ द थिंग, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज बैरोमीटर। क्या होता है बेटा, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, बैरोमीटर। अब ज़्यादातर ये जो बैरोमीटर होता है ना, उसको समझने के लिए आपको मर्क्यूरी का समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले की जो बैरोमीटर होती थी ना, वो तो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करते थे, बैरोमीटर मर्क्यूरी के ऊपर, जिसको आप एचजी बोलते हो। अगर आपके आजू बाजू में कोई डॉक्टर जो पुराने हैं, या फिर आपके घर पर कोई मेडिकल स्ट्रीम्स है, तो उन्होंने देखा होगा कि पुराने ज़माने के जब थर्मोमीटर्स होते थे उसमें क्या होता था, मर्क्यूरी क्या होता है, जैसे प्रेशर आया, मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर है तो वो एक्सपांड करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा। सो वो बहुत जगह पे यूज होता है। यहाँ मैं आपको छोटा सा आपके लिए ट्विस्ट डाल रहा हूँ, अगर आपको पता है। सो जब ये थर्मोमीटर यूज होता था ना, तो कभी भी वो थर्मोमीटर एरोप्लेन में यूज नहीं करने देते। तो क्या बोला मैंने, दैट ओल्ड थर्मोमीटर वॉज नॉट अलाउड इट टू टेक ऑन द एरोप्लेन। क्यों? यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो आपको बता दूंगा, फिर 2 मिनट पॉज करके बेटा सोच लो क्या होता है। चलो, तो होता क्या है, उसका जो एक्सपांशन है ना वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, वो अपना शेप को मेंटेन करके रखता है। तो कोई मेटल है और आपने इसके ऊपर मान लेते हैं एक मर्क्यूरी का ड्रॉप डाला, तो वो आर पार हो जाएगा। इसका मतलब वो एरोप्लेन के अंदर क्या कर देगा, छेद कर देगा, एंड इट विल क्या करेगा, इसका मेंटेन जो करता है आपका, वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, जो अंदर का एटमॉस्फेयर है, प्रेशर है, वो सब कुछ मेंटेन नहीं कर पाएगा। क्लियर? सो इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके लिए बेटा क्या यूज होता है, बैरोमीटर। इन दिस अ ग्लास ट्यूब ओपन एट वन एंड and having the length of about a meter is filled with the mercury। यहाँ पे बेटा आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि why mercury is that much important, because mercury सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है with the temperature and the pressure। वो तुरंत रिएक्ट कर देता है। बाकी के मेटल्स क्या होता है, आपको पता है कि नॉर्मल या किसी मेटल को गर्म करते हैं तो वो तुरंत मेल्ट होना शुरू नहीं करते। दे हैव टू रिलीव द स्पेसिफिक रेंज ऑफ द टेम्परेचर। कि लेट से अगर आयरन है तो लेट से फॉर एग्जाम्पल 1000 सेंटीग्रेड के ऊपर वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर में तो हुआ नहीं। तो अगर मेरे को नॉर्मल टेम्परेचर में मेजर करना हो तो मेरे को कैसा मेटल चाहिए जो तुरंत ही रिएक्ट करे, दैट मेटल इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी बेटा ज़्यादातर होता है लिक्विड फॉर्म में, बट स्टिल इट काउंट्स इन अ मेटल। क्लियर? सो इट इज इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। क्लियर? अब वो अल्टीमेटली मेजर क्या करता है, प्रेशर। कैसे मेजर करता है बेटा, रो जी एच। क्या होता है बेटा, रो जी एच। रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी। जी तो उनको बताया ग्रेविटी। एंड हाइट क्या होती है, तो जितना एक्सपांड होगा, मतलब लेट्स से दिस इज नॉट बैरोमीटर। 2 एम बोले मेरे से डी के अंदर समझा हम आपको, इसके अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ है। ये मान लेते हैं इनिशियली यहाँ पे मर्क्यूरी भरा हुआ, यहाँ था, ये हो गया मेरा मर्क्यूरी।
जैसे मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए अंदर से ये इतना एक्सपांड हो रहा है, इतनी यहाँ तक एक्सपांड हो गया, इतने तक एक्सपांड हो गया, तो ये उसकी क्या हो गई हाइट। द डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी दैट विल नो, वो तो हमको पता ही है कि यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, उसका प्रेशर रो जी एच। तो और डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द प्रेशर इज कॉल्ड एज बैरोमीटर, इज कॉल्ड एज बैरोमीटर। लेट्स से नेक्स्ट डेंसिटी। ये अब समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेंसिटी होती क्या। लेट्स से हाँ, अल्टीमेटली तो डिपेंड क्या करता है सब कुछ उसके फॉर्मूला पर। ये हमने पढ़ा हुआ है लोअर स्टैंडर्ड है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपने हमारा पुराना लेक्चर देखा है ना, सो व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द ग्रेविटी बियॉन्ड, मतलब सरफेस के नीचे ढूंढ रहे थे, तो वहाँ पे हमने बोला था कि मास इज गोइंग टू चेंज बट डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द अर्थ, ऐसा हमने मान लिया था, याद आ गया। तो यही बात है, वहाँ पे हमने यही यूज़ किया था कि मास चेंज हो रहा है बट डेंसिटी एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम तो 4/3 पाई रहा में जो रेडियल हुआ उसके हिसाब से ले लेते थे। तो क्या होता है बेटा, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। अब जब भी बेटा आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ रहे हो, वहाँ पे डेंसिटी प्लेज अ मेजर रोल। वो क्या करता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों, तो बहुत सारी जगह पर यूज होता है। जैसे हमने देखा प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या था, रो जी एच, क्या था, रो जी एच। तो वहाँ पे रो था, तो ये क्या हो गया बेटा, मास बाय वॉल्यूम। सिंपल है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या हो जाता है यूनिट, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बेटा, m1 L-c T0। Yeah, so this is all about the डेंसिटी। अब यहां से आपको एक चीज पता चल रही क्या, कि अब हम थोड़े बहुत सॉलिड से कहाँ जा रहे हैं, लिक्विड की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि मर्क्यूरी आया जो होता लिक्विड फॉर्म में है, मेटल और होता है लिक्विड फॉर्म में। तो धीरे 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 हम सॉलिड से कहाँ मूव कर रहे हैं, लिक्विड के ऊपर। कहाँ मूव कर रहे हैं बेटा, लिक्विड के ऊपर। चलो अब चेंज इन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, चेंज इन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। नहीं, जब भी मैं जो बोर्ड पे एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ ना, जो प्रिंट किया जाएगा वो आप ज्यादातर लिखते हैं ना, ये कहाँ हेल्प करेगा, अल्टीमेटली आवर गोल इज टू क्रैक दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इन व्हेन यू आर applying for this competitive examination, just definition is not important. You have to understand the formula, because formula is important in terms of logic as well as to solve numericals. तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने को बैठो, what you have to make है, आपको ये सारे फॉर्मूला क्या करने पड़ेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि when you are trying to solve numerical regarding any of the chapter, first write down all the formula। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ फॉर्मूला देख के सॉल्व करो, पहले सारे के सारे लिख दो, चेक कर लो, वापस पढ़ लो, फिर फॉर्मूला पर रख दो साइड में और फिर इनको सॉल्व करना शुरू करो। चलो, चेंज इन डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। इफ द इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू लिक्विड ऑफ डेंसिटी B1 एंड B2 आर फिक्स्ड टुगेदर देन द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर E। क्या बोल रहे हैं, ये सिंपल बोल रहे हैं। क्या है, लेट टेक वन ऑब्जेक्ट। आपने एक ले लिया, बर्तन ले लिया, जिसके अंदर आपने 500 ml पानी डाल दिया और 500 ml लेग से ऑयल डाल दिया। वैसे तो हमको पता है ऑयल फ्लोट करेगा, पानी नीचे रह जाएगा, क्लियर। पर ये अब इसको मान लो पूरा मिक्स कर देते हैं, पूरा मिक्स कर दे और मान लेते हैं कि ऐसा मिक्स हो गया है फॉर द फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड, तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल बिकम क्या हो जाएगी। तो बेटा अगर वे डी बोलो, डेंसिटी को लिखा रो है बट इसको समझाने के लिए मैंने क्या बोल दिया, D1 बाई D1 प्लस D2 बाई, यहाँ भी इंपॉर्टेंट क्या है, दैट बोथ हैविंग द इक्वल वॉल्यूम। देखो लिखा हुआ है, इफ द इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू लिक्विड, ओनली फॉर दैट। तो जब भी ये फॉर्मूला लिखो ना बेटा, तो वहाँ पे जब भी ये लिखो तो वहाँ पे ये लिखो ना इक्वल वॉल्यूम, तो इसको अंडरलाइन कर दो, बॉक्स कर दो, या फिर कोल्ड राइटिंग में 2-3 बार ऊपर लिख दो, तो आपको याद रह जाएगा। क्योंकि देखो
कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता है कि आप न्यूमरेटर का आंसर कैसे लाएं, लाना इंपॉर्टेंट है। बट ऐसा थोड़ी होगा कि आपने कुंडी फॉर्मूले लगा दिया, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो। जब हाँ, अब दूसरी कंडीशन, अब क्या बोला है, इफ टू लिक्विड ऑफ मास M1 एंड M2 एंड दैट इज E1 एंड D2 आर वेट्स टुगेदर। पिछले बार अभी बेटा क्या था, वॉल्यूम कॉमन था, दोनों का वॉल्यूम सेम था। पिछले वाले में तो बेटा क्या था, वॉल्यूम डिफरेंट था। यहाँ पे तो दोनों का वॉल्यूम क्या है, पिछले वाले में वॉल्यूम सेम था, यहाँ पे बेटा क्या है, वॉल्यूम दोनों में डिफरेंट। तो क्या हो जाए, इसके लिए बेटा फॉर्मूला क्या है, देखो ध्यान से, M1 प्लस M2 अपॉन M1 D1 प्लस M2 D2। आई नो समटाइम्स इसको आपको रीड करने में थोड़ी कंफ्यूजन होगी, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, इसको ईजी फॉर्म में लिख दिया। ये डी क्या है बेटा, डेंसिटी, डो नहीं लिया है, डेंसिटी दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। जैसे कि आपका नाम है तो आपके नाम जो होगा वो स्कूल के अटेंडेंस में अलग होगा, पर आपके मम्मी पापा या फैमिली मेंबर्स कुछ अलग नाम से बोल रहे हैं, उसी हिसाब से। तो ये डेंसिटी क्या हो गई बेटा, दो लिक्विड जिसका क्या है, वॉल्यूम अलग अलग नहीं, क्लियर। तो वो किससे मिल जाएगा, M1 प्लस M2 अपॉन M1 D1 प्लस M2 D2। अब बहुत खतरनाक क्या हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी। सर रिलेटिव डेंसिटी क्यों, रिलेटिव डेंसिटी तो बेटा रिलेटिविटी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी एक्चुअली तो पता है ना। हाँ नहीं पता है तो अभी है नहीं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो, बट पढ़ना को देखो, रिलेटिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन रियल लाइफ। क्यों, आप ये एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट, JEE, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, NDA, CDS, FCAT, ये एग्जाम लीक हो जाएंगे। वाई दे आर नॉट टेकिंग एनी ऑफ द थिंग फ्रॉम द प्रैक्टिकल थिंग्स, नहीं क्यों नहीं होगा, जिससे कंपटीशन के आप जज नहीं कर पाओगे भी, किसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, FT कम होती है, और किसको डॉक्टर बनना है तो वहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ वो नहीं चाहिए जो किसी फौजी को, किसी सोल्जर को चाहिए होती है, क्लियर। तो हर एक का अपना क्या होता है, रोल होता है, तो उस वहाँ में क्या होता है बेटा, रिलेटिव देखनी पड़ती है, क्लियर। ये होता है बेटा रिलेटिव डेंसिटी, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। क्या होगा रिलेटिव डेंसिटी, द रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ध्यान रखना, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना, उसको स्पेशल टेम्परेचर भी बोला जाता है वाटर के लिए। इसकी ऊपर आप अच्छे से ना कोई थियरी समझ लेना कि जो पॉन्ड का वाटर होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जनरली क्या होता है, ठंड पड़ने पर, गर्म होने पर, ये सब कुछ होता है, बट वो ज़्यादातर क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये 4 डिग्री स्पेशल। बेटा ये रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गई, अगर मैं बोल दूँ रिलेटिव डेंसिटी तो क्या हो गई, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ज़्यादातर बेटा 0 डिग्री और कोई जगह पर लेते हैं, बट पानी के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, एक स्पेशल नंबर। एक बार आप इसकी थियरी अच्छे से समझ लेना, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड। वी ऑलमोस्ट कवर्ड एवरीथिंग रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट। हाँ अभी फ्लूइड मैकेनिक्स तो पूरा अच्छे से समझना बाकी है, दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, क्लियर। आई होप यू आर लाइकिंग अवर दिस वीडियो। इफ यू लाइक तो इसको ज़रूर से लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ये ब्रह्मास्त्र अकेडमी आपको बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल कंटेंट की वीडियो आपको देती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हम रेगुलरली इसको क्या करेंगे, अपलोड करते रहेंगे, तो आप अपने बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा देना, ओके। मी मौनिक मेहता signing off for today. Let's meet with the another lecture. Thank you.